हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द डी केमिस्ट्री क्लासेस। वीडियो के इस पार्ट में हम आपको आज इथेनोइक एसिड के बारे में बताएंगे। तो इससे क्वेश्चन जो हैं आपके छोटे छोटे जो आते हैं बोर्ड एग्जाम्स में, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे इथेनोइक एसिड। इसके पहले प्रीवियस वीडियो में हमने आपको डिस्कस किया था कि जो आपका एल्कोहल है, ठीक है, वो क्या है, ठीक है, उसमें जो टाइप्स ऑफ एल्कोहल, पावर एल्कोहल, ऑब्सोल्यूट एल्कोहल, ये सारी चीज़ें हमने आपको बताई थी। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे इथेनोइक एसिड। देखिए, इस इथेनोइक एसिड को कॉमर्शियली एसिटिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। और इसको जो है, इसका फॉर्मूला जो है CH3COOH होता है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो इथेनोइक एसिड है आपका, ये IUPAC नेम है, ये आपका कमर्शियल नेम नहीं है। अब बात आती है विनेगर, वर्ड भी इससे जुड़ा हुआ है। विनेगर होता क्या है? क्या इथेनोइक एसिड को ही विनेगर बोलते हैं? नहीं बोलते हैं। विनेगर 5 to 8% सोल्यूशन होता है एसिटिक एसिड का वाटर में, यानी कि जैसे 100 ml आपने वाटर ले लिया, 8% आपने एसिटिक एसिड ले लिया, तो वो जो आपका सोल्यूशन बनेगा उसे हम विनेगर बोल सकते हैं। यहाँ पर 5 to 8% सोल्यूशन जो है वाटर में एसिटिक एसिड का विनेगर बोला जाता है। अब देखिए, कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आप कैसे पहचानेंगे कि आपका इथेनोइक एसिड है। आपको जैसे अल्कोहल दे दिया जाए और दूसरा आपको इथेनोइक एसिड दे दिया जाए, आप उन दोनों में कैसे डिफरेंस करेंगे? एक बहुत ही सिंपल तरीका है जिसके थ्रू आप उसको दोनों में डिफरेंस कर सकते हैं। उसकी स्मेल चेक कर लीजिए। देखिए, जो एल्कोहल था, मैंने आपको एल्कोहल वाले सेगमेंट में बताया था इससे प्रीवियस वीडियो में कि एल्कोहल जो होते हैं वो एल्कोहलिक स्मेल होती है, इनमें बहुत सी हल्की सी स्वीट स्मेल आती है, एल्कोहलिक स्मेल, ठीक है। तो एल्कोहलिक स्मेल अगर आ रही तो एल्कोहल है। और जो आपके इथेनोइक एसिड हैं, ये कार्बोक्सिलिक एसिड सीरीज़ की कंपाउंड हैं, तो इनमें जो है विनेगर स्मेल आती है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मैं इधर मेंशन किए दे रहा हूँ, विनेगर स्मेल, ठीक है। इन जितने भी आपके इस तरह के कार्बोक्सिलिक एसिड हैं जिनमें COOH आपका ग्रुप अटैच होता है, वो सब के सब विनेगर स्मेल प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पर अभी जो हम बात कर रहे थे कि एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर इथेनॉल और इथेनोइक एसिड में कैसे डिफरेंस करेंगे, उसकी स्मेल चेक कर लेंगे। दूसरा एक और तरीका हो सकता है कि इसको आप लिटमस पेपर से चेक कर लीजिए। देखिए, ये आपका इथेनोइक एसिड है और एसिड जो होते हैं वो ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं, ठीक है। जबकि आपका एल्कोहल जो है वो न्यूट्रल होता है, वो किसी भी लिटमस पेपर पर कोई एक्शन नहीं करता है। तो यहाँ इसको हमने मेंशन कर रखा है, कार्बोक्सिलिक एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड वाइल एल्कोहल डज नॉट, यानी कि एल्कोहल नहीं करता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही बेसिक है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, ये जो आपका एथेनोइक एसिड है ये 290 केल्विन टेम्परेचर पर फ्रीज हो जाता है, जम जाता है, क्विक हो जाता है। कि कहाँ हो जाता है? कोल्ड क्लाइमेट्स में, विंटर के सीजन में। तो यहाँ पर ये जो आपका इथेनोइक एसिड है, इसे हम इसकी इस प्रॉपर्टी की वजह से, इस फिनोमिना की वजह से ग्लेशियल एसिटिक एसिड बोलते हैं। पूछा जा सकता है कि वाई एसिटिक एसिड इज नोन एज ग्लेशियल एसिटिक एसिड, तो आप इसमें रीजन दे सकते हैं, बिकॉज इट फ्रीजेज एट 290 डिग्री टेम्परेचर इन विंटर इन कोल्ड क्लाइमेट्स, देयरफॉर इट इज आल्सो नोन एज ग्लेशियल एसिटिक एसिड। तो ये सेकंड पॉइंट भी एक नंबर का क्वेश्चन आपका बना सकता है। थर्ड आपका पॉइंट है, विनेगर इज यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव इन पिकल्स। पिकल्स जो आपका अचार टाइप का होता है, उसमें क्या करते हैं, इसको हम उसको प्रिजर्व करने के लिए यूज़ करते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये जो पहले दो पॉइंट हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इनको बहुत ही अच्छे से लर्न कर लीजिए। नेक्स्ट आपका है रिएक्शंस ऑफ इथेनोइक एसिड। इसमें जो आपका ईस्टरीफिकेशन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप हायर क्लासेस में भी पढ़ने वाले हैं, तो इसको बहुत केयरफुली लिसन करिएगा। देखिए, ईस्टरीफिकेशन में आपका एसिड एल्कोहल से रिएक्शन करता है इन प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट, ठीक है। ये बिल्कुल आपका न्यूट्रलाइजेशन जैसा है, न्यूट्रलाइजेशन नहीं है बट न्यूट्रलाइजेशन जैसा है। देखिए, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता था, वहाँ पर आपका एसिड जो है वो बेस से रिएक्शन करता था और साल्ट एंड वाटर बनाता था, ठीक है। यहाँ क्या होता है, यहाँ एसिड एल्कोहल से रिएक्शन करता है इन प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट, एंड वहाँ पर यहाँ पर बनता क्या है, ईस्टर एंड वाटर। तो वहाँ साल्ट बनता है न्यूट्रलाइजेशन में, यहाँ आपका ईस्टर बन जाता है। तो यहाँ हम यूँ कह सकते हैं, द फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर with by the reaction of carboxylic acid and alcohol in presence of acid catalyst is known as esterification। तो यहाँ पर जो एसिड कैटलिस्ट है वो आपका रहता है कंसनट्रेट H2SO4, और यहाँ जो आपका एसिड है वो एसिटिक एसिड है और एल्कोहल जो है वो आपका इथेनॉल है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो रिएक्शन नीचे मेंशन किया है हमने, CH3COOH, ये क्या है, एक एसिड है,
कौन सा एसिड है? एसिटिक एसिड है। ये क्या है? एल्कोहल है। कौन सा एल्कोहल है? इथेनॉल है। इथेनॉल अगर जिनको समझ में नहीं आ रहा है तो एथाइल एल्कोहल भी इसे कह सकते हैं। इथेनॉल इसका IUPAC नेम है। जिन लोगों ने IUPAC अभी तक नहीं पढ़ा है, प्लीज़ हमारा प्रीवियस वीडियो वॉच करें, उसमें बहुत ही अच्छे से हमने डिस्कस किया है। ये दोनों रिएक्ट करते हैं, बनता है यहाँ पर CH3 COO C2H5 प्लस H2O। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? ये आपका बना है ईस्टर, ध्यान रखिएगा, ये आपके लिए भी नया है। ईस्टर एंड वाटर, ये आपका होता है ईस्टरिफिकेशन। अब बात आती है कि ये जो ईस्टर है ये डिकम्पोज भी हो सकता है। अगर आप इसको किसी एल्कली से या किसी बेस से रिएक्शन करा देते हैं तो ये क्या हो जाता है? डिकम्पोज हो जाता है कंपोनेंट्स में। अब देखिए एक चीज़ और है, कभी कभी क्या होता है, ईस्टर का आइडेंटिफिकेशन कराने के लिए आपसे क्वेश्चन करता है कि इसको कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे विदाउट केमिकल रिएक्शन। तो बहुत आसान है, इसको भी आप स्मेल से आइडेंटिफाई कर सकते हो, जैसे इथेनोइक एसिड को करते हैं, या फिर आपका अल्कोहल है उसको हम करते हैं। यहाँ हम क्या करेंगे, इसकी स्मेल हम याद रखें। ईस्टर जो होता है वो स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड है। स्वीट स्मेलिंग मतलब फ्रूटी स्मेल होती है इसमें, ठीक है। जैसे आप फ्रूट्स की मार्केट में जाएंगे तो उसमें एक स्मेल आती है, फ्रूटी स्मेल, ठीक है, उस तरह की स्मेल होती है इसमें, बहुत ईजी है। तो जो ईस्टर हैं आपके वो फ्रूटी स्मेल के होते हैं, फ्रूटी स्मेल कंपाउंड होते हैं। तो यहाँ पर अगर पूछा जाता है कि आप विदाउट केमिकल रिएक्शन ईस्टर्स को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, आपको दे दिया जाए, एक में आपको अल्कोहल दे दिया जाए, सॉरी एक ही आपको टेस्ट दिया जाए, वो भी आपका कंपाउंड कौन है, ईस्टर है, कैसे आप कंफर्म करेंगे? तो उसकी स्मेल से आप कंफर्म कर सकते हैं, बहुत आसान है। तो उसकी स्मेल ध्यान रखिएगा, स्वीट स्मेल होती है। और ये जो है आपका, ये स्वीट स्मेल की वजह से परफ्यूम्स या फिर जो आपके फूड फ्लेवरिंग एजेंट होते हैं उनमें यूज़ किया जाता है। और इसको अगर आप किसी एल्कली से ट्रीट कर देते हैं, यानी कि यहाँ पर हमने NaOH लिया है, बेस होता है एल्कली का मतलब, तो ये क्या है, ये आपका साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एल्कोहल में टूट जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। देख सकते हैं जैसे आपका ये वाला था ईस्टर CH3 COO C2H5, इसको अगर आप किसी बेस से ट्रीट करते हैं तो एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट यहाँ पर बन जाएगा CH3 COONA प्लस एल्कोहल बनेगा, इसमें करस्पॉन्डिंग एल्कोहल क्या था? C2H5OH। तो यहाँ पर ये आपका हो गया एल्कोहल, और ये क्या है? ये साल्ट है, किसका है साल्ट? कार्बोक्सिलिक एसिड का है। ये आपका बेस हो गया, और ये क्या है? ये आपका ईस्टर है, ठीक है। तो इस तरह से ही हो गया। तो ये आपका रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं बट वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो बहुत अच्छे से इसको लर्न रखिएगा। शॉर्ट नोट में भी पूछ लिया जाता है ये ईस्टरिफिकेशन क्या है, ठीक है। नेक्स्ट आपका रिएक्शन है रिएक्शन विद बेस। बेस अगर है, एसिड है, यहाँ पर ये आपका एसिड ही पर डिस्कस कर रहे हैं हम। और अगर ये बेस से रिएक्शन करेगा तो क्या करेगा? न्यूट्रलाइजेशन करेगा। न्यूट्रलाइजेशन में क्या क्या होता है? वाटर बनता है एंड साल्ट बनता है। तो यहाँ भी क्या होगा, ये जो आपका एसिटिक एसिड है ये बेस से रिएक्शन करेगा और यहाँ पर क्या बनाएगा? सोडियम एसीटेट बना लेगा। ये आपका होता है सोडियम, यहाँ पे SOD डॉट का मतलब है सोडियम एसीटेट। ये आपका क्या है? एक साल्ट है प्लस वाटर, बिल्कुल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है ये, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। ये आपका एसिड है, ये बेस है, साल्ट एंड वाटर फॉर्म कर रहे हैं, न्यूट्रलाइजेशन है। नेक्स्ट आपका रिएक्शन है रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। तो देखिए एक चीज़ मैं बता दूं कि जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, ठीक है, जितने भी COOH वाले एसिड हैं, सब के सब कार्बोनेट्स या फिर बाइकार्बोनेट्स से रिएक्शन करके CO2 एंड वाटर जरूर प्रोड्यूस करते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा, एक साल्ट भी बनेगा उसमें, बट CO2 एंड वाटर जरूर प्रोड्यूस करते हैं। अब देखिए ये जो कंपाउंड्स हैं इनका जो केमिकल टेस्ट है वो भी हम कार्बोनेट्स या बाइकार्बोनेट्स से बहुत ही ईजिली कर सकते हैं, ठीक है। अगर वो विनेगर स्मेल है उसमें तो भी हो जाएगा, और अगर वो आपका एसिड Na2CO3 से CO2 प्रोड्यूस कर देता है तब भी आपका वो कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, ये केमिकल टेस्ट भी है और इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी है। ये आपका क्या है? सोडियम, ये कार्बोनेट है जिसमें CO3 होता है वो कार्बोनेट होता है, जिसमें HCO3 होता है वो आपका बाइकार्बोनेट होता है,
ध्यान रखिएगा। बाइकार्बोनेट को चाहें तो हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कह सकते हैं, वो भी आपका सही ही होता है। तो ये आपका बनता है, देखिए इसमें CO2 एंड वाटर प्रोड्यूस हो रहा है। ये आपका क्या है, सोडियम एसीटेट है, ऊपर भी है आपका यही सोडियम एसीटेट, और यहाँ भी आपका सोडियम एसीटेट है। तो ये जो आपका जितना मैटर है बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस आपको खुद लग रहा होगा इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस छिपे हुए हैं। तो उनको आपको कोशिश ये करनी है कि अगर इनमें से कुछ मिलता है तो आप उसको छोड़ें ना, उसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है आपका सोप्स। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि सोप्स क्या होते हैं, इनके टाइप्स क्या क्या हैं, ठीक है, डिटर्जेंट्स क्या हैं, और जो कुछ आपकी जो डिटेल्स है वो हार्डनेस ऑफ वाटर से भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो उसको बहुत अच्छे से वॉच करिएगा। तो चलते हैं। देखिए सोप्स जो होते हैं आपके वो सोडियम एंड पोटेशियम साल्ट होते हैं फैटी एसिड्स के। देखिए कई कई बुक्स में फैटी एसिड्स को लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड भी लिखा है, तो वो भी सही है। यहाँ फैटी एसिड्स आपका छोटा वर्ड है, लर्न करने में थोड़ा इजी, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। तो ये कन्फ्यूज़न नहीं रहनी चाहिए किसी को भी कि लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड फैटी एसिड्स में क्या डिफरेंस है। कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों एक ही बातें होती हैं। यहाँ इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, सोडियम एंड पोटेशियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड्स आर कॉल्ड सोप्स। यानी कि सोप्स जो होते हैं सोडियम एंड पोटेशियम साल्ट होते हैं लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर फैटी एसिड्स। अब इनके एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे ये दिया है C17H35 COONA, इसको बोलते हैं सोडियम एस्टियरेट, ठीक है। और एक आपका होता है पोटेशियम साल्ट C17H35 COOK, इसको बोलते हैं पोटेशियम एस्टियरेट। अब देखिए सैपोनिफिकेशन जो है एक रिएक्शन, इसमें सोप्स का फॉर्मेशन होता है फैटी एसिड्स एंड एल्कली के रिएक्शन से। एल्कली का मतलब अगर आपने NaOH लिया है तो आपका सोडियम एस्टियरेट बनेगा, और अगर आपने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिया, ये भी आपका एक एल्कली ही है, एक बेस है, तो आपका पोटेशियम एस्टियरेट बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जो फैटी एसिड है इसका एक हमने स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, ये आपका फैटी ऑयल्स या फिर एसिड है। इसको हम अगर NaOH से ट्रीट करते हैं तो एक ग्लिसरॉल बनता है जो कि बाई प्रोडक्ट है, साइड प्रोडक्ट है, ठीक है, ग्लिसरॉल बनता है। और एक आपका जो मेन प्रोडक्ट है जिसको हम बनाना चाह रहे हैं सोडियम एस्टियरेट बनता है, ठीक है। सोडियम एस्टियरेट को हार्ड सोप भी कहते हैं। हार्ड सोप इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो आपके सोप सोडियम साल्ट वाले होते हैं, ठीक है। जो सोप्स आपके सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ बनते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन फैटी एसिड से कराने पर बनते हैं, उनको हम बोलते हैं हार्ड सोप। हार्ड सोप सीधे सीधे ध्यान रखिएगा, सोडियम जिसमें है, जिस सोप के फॉर्मूले में नेम में सोडियम वर्ड है, सोडियम एटम है, वो आपका हार्ड सोप होगा। वो कभी भी सॉफ्ट सोप नहीं हो सकता, क्योंकि सोडियम जो होता है बहुत ही स्किन पर हार्म इफ़ेक्ट करता है, बहुत ही ज़्यादा बैड इफेक्ट करता है। तो इसलिए इसको हार्ड सोप बोलते हैं। इसको हम नहाने या उस तरह के कामों में नहीं यूज़ कर सकते हैं। तो ये हार्ड सोप ध्यान रखिएगा। सोडियम के जो साल्ट होते हैं, सोडियम के जो सोप्स होते हैं वो हार्ड सोप होते हैं। अब बात आती है इसको अगर हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट करें तो हमारा पोटेशियम एस्टियरेट बनता है। ये आपका सॉफ्ट सोप होता है। सॉफ्ट इसलिए होता है क्योंकि ये पोटेशियम साल्ट जो है वो, पोटेशियम जो आयन है या पोटेशियम जो है आपका, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब हार्म नहीं करता है और अच्छा होता है, मतलब कह सकते हैं इको होता है, थोड़ा सा इको फ्रेंडली होता है। तो ये जो शैम्पूज़ या फिर नहाने के जो सोप्स आते हैं वो आपके सॉफ्ट सोप होते हैं, यानी कि उनमें सब में पोटेशियम साल्ट आपका होता है। और जो आपके कपड़े धोने के साबुन होते हैं या फर्श वर्श धुलने के काम आता है, डिटर्जेंट्स वगैरह, वो आपके हार्ड सोप होते हैं, ध्यान रखिएगा। और यहाँ भी आपका ग्लिसरॉल एज बाई प्रोडक्ट बनता है। तो ये आपकी जो पूरी रिएक्शन है, इसमें दो हमने रिएक्शंस मेंशन किए, एक यहाँ से इधर को है, ये भी सैपोनिफिकेशन है, और एक यहाँ से इधर को है। दोनों ही रिएक्शन आपके सैपोनिफिकेशन है। सैपोनिफिकेशन का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ सोप बाय फैटी एसिड्स एंड एल्कली। एल्कली का मतलब बेस, NaOH या फिर KOH। तो ये आपका सैपोनिफिकेशन है, तो इसको ध्यान रखिएगा। कभी कभी क्वेश्चन में ये बाई प्रोडक्ट पूछ लेते हैं कि राइट द बाई प्रोडक्ट फॉर्म इन द सैपोनिफिकेशन। तो बाई प्रोडक्ट का मतलब क्या है, जो मेन प्रोडक्ट नहीं है, यानी जो हम बनाने जा रहे हैं उसके अलावा जो बनता है उसे बाई प्रोडक्ट या साइड प्रोडक्ट बोलते हैं। तो यही आपका है ग्लिसरॉल। ध्यान रखिएगा, इसका फॉर्मूला भी, इसका स्ट्रक्चर भी देख लीजिए। नेक्स्ट है आपका हार्ड सोप एंड सॉफ्ट सोप। अभी हम बता चुके हैं कि जो हार्ड सोप होते हैं वो आपके सोडियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड्स होते हैं, और जो सॉफ्ट सोप हैं वो आपके पोटेशियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड्स होते हैं। तो ध्यान रखिएगा इसको।
एक नोटेबल पॉइंट है कि जो सोप्स होते हैं वो बायोडिग्रेडेबल होते हैं। बायोडिग्रेडेबल का मतलब होता है वो आसानी से एनवायरनमेंट में डिकम्पोज हो जाते हैं, ठीक है। जो आपके वो हैं सोप्स वो आसानी से डिकम्पोज हो जाते हैं और ये आपके हार्ड वाटर के साथ में फॉर्म्स नहीं बनाते हैं, इनको हार्ड वाटर के साथ में क्लींसिंग एजेंट की तरह इनको नहीं यूज़ किया जा सकता है। यानी सोप्स जो हैं आपके वो हार्ड वाटर में वर्क नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हार्ड वाटर के साथ में ये एक अनसोल्यूबल प्रेसिपिटेट बनाते हैं कैल्शियम डबल प्लस और मैग्नीशियम डबल प्लस आयन के साथ में। देखिए जो हार्ड वाटर होता है उसमें साल्ट्स डिज़ोल्व होते हैं, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के साल्ट्स डिज़ोल्व होते हैं, जिनसे ये रिएक्शन करके जो आपका सोप है वो क्या बना लेता है, एक हार्ड सब्सटेंस बना लेता है जो कि काफ़ी स्लिपरी होता है, चिपचिपा होता है, वो कपड़े पर या फिर किसी सरफेस पर चिपक जाता है तो वो साफ़ नहीं होता है। तो यहाँ पर इतना ध्यान रखना है कि ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ अनसोल्यूबल प्रेसिपिटेट विद कैल्शियम डबल प्लस एंड मैग्नीशियम डबल प्लस आयन। तो ये ध्यान रखिएगा कि सोप्स जो हैं बायोडिग्रेडेबल हैं और इनको केवल सॉफ्ट वाटर में ही यूज़ किया जा सकता है, हार्ड वाटर में ये यूजबल नहीं है। ये बहुत ही कम झाग ही नहीं देते हैं, फॉर्म्स नहीं बनाते। नेक्स्ट आपका है डिटर्जेंट। डिटर्जेंट भी आपका एकदम सोप जैसा होता है बट ये सोप नहीं होता है। सोडियम साल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड आर अमोनियम साल्ट विद क्लोराइड एंड ब्रोमाइड आयन आर कॉल्ड डिटर्जेंट्स। ये सोडियम साल्ट होता है सल्फोनिक एसिड का। देखिए कि ये सल्फोनेट लिखा हुआ है, सल्फोनिक एसिड है, एक यहाँ भी ये सल्फोनिक एसिड है, सल्फेट है, दोनों में सोडियम ही आयन है। देख सकते हैं यहाँ पर ये जो एग्जाम्पल है सोडियम पैरा, यहाँ पर पी का मतलब है पैरा डोडेसिल बेंजीन सल्फोनेट, इसका केमिकल नेम है। यहाँ पी का मतलब पैरा है, ध्यान रखिएगा। ये जो आपका है सोडियम लॉरेल सल्फेट, इसको देखिए ये इसका कॉमर्शियल नेम है, सोडियम लॉरेल सल्फेट बोलिए या फिर सोडियम एन डोडेसिल सल्फेट बोलिए, दोनों एक ही बातें हैं। तो ये दोनों आपके क्या हैं, डिटर्जेंट्स हैं। अब देखिए डिटर्जेंट्स जो होते हैं वो माना जाता है कि डिटर्जेंट्स ज़्यादा बेटर होते हैं सोप से। क्यों? क्योंकि डिटर्जेंट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, डिटर्जेंट्स यहाँ पर मैं साइड में लिखे दे रहा हूँ, डिटर्जेंट्स कैन फॉर्म फोम्स, फोम्स मतलब झाग बनाते हैं, विद हार्ड एज वेल एज, यहाँ पे या तो हार्ड वाटर लिख लेते हैं, सही है, हार्ड वाटर एज वेल एज सॉफ्ट वाटर, यानी कि ये दोनों में काम कर सकते हैं। तो जब ये दोनों में काम कर सकते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि जो आपका डिटर्जेंट है वो सोप से ज़्यादा बेटर होता है, ठीक है। देखिए क्लींसिंग एक्शन के मामले में जो डिटर्जेंट्स हैं वो ज़्यादा बेटर होते हैं और इन्वायरमेंट के पॉल्यूशन के मामले में या फिर कह सकते हैं बायोडिग्रेडेबिलिटी के मामले में सोप्स आपके ज़्यादा बेटर होते हैं डिटर्जेंट से। देखिए डिटर्जेंट्स जो हैं ये आपके बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं, ये भी ध्यान रखना है। डिटर्जेंट्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, यानी कि ये डिकम्पोज नहीं हो सकते हैं, बायो ऑर्गेनिज्म इन्हें डिकम्पोज नहीं कर पाते और ये वाटर पोल्यूशन के लिए काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, ध्यान रखिएगा। तो देखिए अगर इन्वायरमेंट के बेसिस पर हम करें या वाटर पोल्यूशन जो होता है उसके बेसिस पर अगर हम चेक करें तो आपका सोप ज़्यादा बेटर है डिटर्जेंट से। और अगर क्लींसिंग एक्शन की बात करें तो क्लींसिंग एक्शन में डिटर्जेंट ज़्यादा बेटर हैं सोप से। क्यों? क्योंकि डिटर्जेंट्स जो हैं आपके वो हार्ड एंड सॉफ्ट दोनों वाटर्स में यूज़ क्लींसिंग एक्शन अपना बेटर देते हैं और ये जो आपके सोप्स हैं वो केवल आपके सॉफ्ट वाटर में क्लींसिंग एक्शन शो करते हैं, अदरवाइज हार्ड वाटर में वो अनसोल्यूबल प्रोडक्ट के बनने की वजह से नहीं कर पाते हैं। दूसरे वर्ड्स में ये भी कह सकते हैं कि हार्ड वाटर में क्यों यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि ये आपका अनसोल्यूबल प्रेसिपिटेट नहीं बनाता है। एक वर्ड आता है स्कम, स्कम का मतलब होता है जो चिपचिपा पदार्थ होता है, ठीक है, जो कपड़े धुलने के बाद में जो बचता है वाइट वाइट टाइप का, बहुत ही अजीब होता है, वो अगर लग जाता है तो छूटता नहीं कहीं, तो उसको स्कम बोलते हैं। तो ये जो डिटर्जेंट्स हैं ये हार्ड वाटर के साथ स्कम नहीं फॉर्म करते हैं और जो आपके सोप्स होते हैं वो स्कम फॉर्म कर लेते हैं, इस वजह से वो हार्ड वाटर में फॉर्म नहीं क्रिएट करते, झाग नहीं बनाते। तो उसको फटाफट नोट कर लीजिए। और एक चीज़ और भी है कि जो वाटर है इसकी हार्डनेस जो है उसके लिए
आपके 4 साल्ट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, सल्फेट, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट एंड क्लोराइड्स। ये आपके कैल्शियम डबल प्लस एंड मैग्नीशियम डबल प्लस आयन की जो साल्ट हैं, इनकी वजह से वाटर जो है हार्ड होता है। अब इसमें हार्डनेस में भी 2 टाइप की हार्डनेस है, एक परमानेंट हार्डनेस है, एक आपकी टेम्परेरी हार्डनेस है। तो परमानेंट हार्डनेस में आपके जो सल्फेट्स और क्लोराइड्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है, लिखा है यहाँ पे, इट इज़ कास्ड बाई सल्फेट्स एंड क्लोराइड्स ऑफ Ca डबल प्लस एंड Mg डबल प्लस इन वाटर। यानी कि अगर सल्फेट्स एंड क्लोराइड्स अगर आपके कैल्शियम और मैग्नीशियम के डिजॉल्व हैं वाटर में, तो जो वाटर है वो उसकी जो वाटर की जो हार्डनेस है उसे हम परमानेंट हार्डनेस बोलेंगे। इसको हम आसानी से नहीं रिमूव कर सकते, इसको फिजिकल मेथड से नहीं हटा सकते, इसके लिए केमिकल मेथड आता है, इसको बोलते हैं परम्यूटेड मेथड या फिर जियोलाइड मेथड, ठीक है। जियोलाइड मेथड एक आता है, आयन एक्सचेंज मेथड आता है, उससे इसको हम दूर कर सकते हैं। दूसरा आपका है टेम्परेरी हार्डनेस। टेम्परेरी हार्डनेस जो है कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स साल्ट्स की वजह से होता है। यहाँ पे लिखा है इट इज़ कास्ड बाई कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम डबल प्लस एंड मैग्नीशियम डबल प्लस आयन इन वाटर। यानी कि जब वाटर में कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स आपके डिजॉल्व होते हैं तो वहाँ पर जो आपका हार्डनेस है वो टेम्परेरी हार्डनेस होता है। इस हार्डनेस को आसानी से दूर किया जा सकता है, केवल आप बॉयल कर दीजिए और ये आसानी से निकल जाते हैं जो साल्ट्स हैं। तो यहाँ पर ये दोनों भी इंपॉर्टेंट हैं, इसको नोट कर लीजिए। और वर्कशीट जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। अभी एक टॉपिक आपका रह गया है क्लींसिंग एक्शन ऑफ सोप, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।